नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे होम्योपैथिक क्लिनिक पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें पेशेंट आजकल बहुत ज़्यादा ही परेशान होते जा रहे हैं। इंडिया में इसके केसेस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट तौर पे बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, इसमें मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब सर में दर्द है, बदन में दर्द है, बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और भूख वगैरह बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, शरीर थुलथुला होता जा रहा है, हाथ पैर फूलते जा रहे हैं। और फीमेल्स पेशेंट्स में तो कई बार पीरियड्स बहुत लंबे समय के लिए डिले भी हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में और थायराइड के रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में। यहाँ हम वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रखेंगे और इसको हम बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करें तो हम मैनेजमेंट एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो हम सारे के सारे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बने रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे बात करते हैं हम थायराइड के बारे में। थायराइड के बारे में बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है एंडोक्राइन सिस्टम का। इस ग्लैंड की सिचुएशन के बारे में बात करें तो ये नेक के फ्रंट सेंट्रल लाइन में अवेलेबल होता है और इसका शेप बटरफ्लाई जैसा होता है। इस ग्लैंड का एक्चुअल फंक्शन होता है आपकी बॉडी में रिपेयर, डेवलपमेंट, बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस और रिलीज करने में हेल्प करता है। इसकी मेन फंक्शनिंग के बारे में बात करें तो ये हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि बॉडी में डाइजेस्टिव फंक्शन को कंट्रोल करना या फिर हमारे डेवलपमेंटल चेंजेस के लिए अदर एंडोक्राइन फंक्शंस को कंट्रोल करना। जी हाँ, जैसे कैल्शियम चैनल्स हैं, अगर वो डेवलपमेंट के हिसाब से जहाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं, जहाँ कम ज़रूरी हैं, उस तरह से अगर रेगुलेशन की बात करें तो ये थायराइड का ही काम है कि इन सबको मैनेज करेगा। अगर यही फंक्शन ठीक से काम ना कर रहा हो तो ये आपकी बॉडी में बहुत सारे दुष्प्रभाव छोड़ सकता है और बहुत सारी फंक्शनिंग और एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ के ऊपर असर भी डाल सकता है। यहाँ पे हम बात करें कि ये किस तरह के फंक्शंस पे असर डाल सकता है तो ये हार्मोन्स की रिलीज को रोक सकता है। यहाँ पे हम बहुत बेसिकली अगर समझें कि थायराइड एक्चुअली में काम कैसे करता है तो थायराइड के लिए हाइपोथैलेमस पहले थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में लोअर पोर्शन में अवेलेबल एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पूरे बॉडी के मल्टीपल एंडोक्राइन फंक्शंस को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। इसको आप हेडक्वार्टर के तौर पे भी ले सकते हैं। ये बॉडी में एज एन हेडक्वार्टर काम करता है और सारे ही बॉडी फंक्शंस को कवर अप करता है। तो एंडोक्राइन फंक्शन एक्टिवेट होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड क्रिएट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। जी हाँ, TSH का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है। TSH यहाँ पे थायराइड फॉलिकुलर सेल्स को ऑर्डर करता है कि T3 और T4 को रिलीज करे। जी हाँ, T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 यानी कि थायरोक्सिन। अगर आयोडीन की मात्रा आपकी बॉडी में बहुत अच्छी है तो ये सारे ही हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा सुचारू रूप से आपकी बॉडी में फंक्शनिंग करते रहेंगे और उसी के साथ साथ सारे ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और रेगुलेटरी लेवल पे काम करते रहेंगे। अगर यहाँ कहीं कोई गड़बड़ हुई, आयोडीन की कमी हुई या किसी भी तरह का इन्फेक्टिव ओरिजिन हुआ तो यहाँ पे फंक्शंस बिगड़ जाते हैं और ये फंक्शंस डाइजेस्टिव भी हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर लेवल पे भी ये थायराइड हेल्प करता है। जी हाँ, अगर फिर भी कुछ फंक्शंस बिगड़ जाते हैं और थायराइड पे असर पड़ता है एक्टिविटीज़ के लिए तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो कि नॉर्मली 2 इंच बड़ी होती है वो साइज में और ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाती है और इसी कंडीशन को हम गोइटर या फिर थायराइडाइटिस भी कह सकते हैं। ये किसी भी इन्फेक्टिव कंडीशन की वजह से भी हो सकती है, किसी हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी हो सकती है या फिर इसके साथ साथ इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी इंक्लूड हो सकते हैं। इस गोइटर को पहचानने के लिए आप अपने नेक में प्रेजेंट थायराइड ग्लैंड की कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी स्वेलिंग के थ्रू। अगर ये सूजा हुआ है तो आपको अलग से ही इन्फ्लेमेशन सामने से देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक टाइटनेस आपको फील होगी। आप अगर गर्दन को मूव करते हैं या फिर अप एंड डाउन रेगुलेटरी मूवमेंट्स लेते हैं तो आपको एक टाइटनेस यहाँ हमेशा फील होती रहेगी। इसी के साथ साथ आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगेंगे, आवाज़ बैठने लगती है। कुछ पेशेंट में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कटारल चेंजेस भी बढ़ जाते हैं, बार बार इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फेरेंजाइटिस भी होने लगता है, कफ कोल्ड बहुत रेकरेंट हो जाता है। तो ये एडिशनल सिम्टम्स भी आपको उस पेशेंट में देखने को मिलेंगे। आगे बात करें कि थायराइड किन किन कंडीशंस में
एग्रीवेट हो सकता है या परेशान हो सकता है। थायराइड के अफेक्शन की कंडीशंस के बारे में बात करें तो इसके लिए हमें दो तरह की कंडीशंस ध्यान में रखनी होंगी। एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि थायराइड अंडर एक्टिव हो जाता है। अंडर एक्टिव मतलब ये बहुत कम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है और इसी की वजह से मेटाबॉलिज्म शट डाउन होता चला जाता है और इसके साथ साथ बॉडी में डेवलपमेंटल चेंजेस बिगड़ने लगते हैं। बहुत ज़्यादा अंडर कंडीशन की वजह से बॉडी थुलथुली होने लगती है। हम यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। इन्हीं सिम्टम्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म में था या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो ये जो ब्लॉटिंग और बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के सिम्टम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के ही मेन सिम्टम है। और इसी के साथ साथ मेंस्ट्रुअल डेबिलिटीज फीमेल्स में हो जाना, मेल्स में हाइपोगोनाडिज्म के सिम्टम्स देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह बिगड़ने लगता है। मैंने आगे अपनी वीडियो एक टेस्टोस्टेरोन पे बनाई भी है, उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस भी की हैं कि कौन से हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब चीज़ों के डिस्टर्ब हो जाने के लिए। तो आगे हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में पहला कारण होता है हाशिमोटोज डिजीज़। ये एक तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो थायराइड सिक्रीशन को बिगाड़ देता है और मेटाबॉलिज्म को सप्रेस कर देता है। ये हम अलग से एक और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अलग अलग हम छोटे छोटे टॉपिक्स बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो थायराइडाइटिस भी एक कारण है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कम हो जाने के लिए, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म का। इसमें हम इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई इंजूरियस कंडीशन रही या किसी इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशन पैदा हो सकती है। यहाँ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी ये थायराइड सिक्रीशन बिगड़ सकती है। यहाँ हम बात करें कि कई बार पेशेंट में थायराइड इनएक्टिव हो जाता है तो फंक्शनली वो बिल्कुल इम्प्रॉपर हो जाता है या नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो वो भी एक कारण है थायराइड सिक्रीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म में ले जाने का। इसके अलावा कई बार हाइपरथायरॉयडिज्म के ओवर ट्रीटमेंट की वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म क्रिएट होता है। मैं कई बार अपने पास एक तरह के पेशेंट देखता हूँ कि कुछ पेशेंट्स को हाइपरथायरॉयडिज्म रहा, उनको डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी, वो ओवरडोज हो गया, तो कई बार उसकी सिक्रीशंस डाउन होकर T3 और T4 कई बार एग्रीवेट हो जाते हैं। तो ये आप स्पेसिफिकली रिपोर्ट्स में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इंडिकेशन के तौर पे आपको रिपोर्ट्स में आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इन सभी सिम्टम्स को हम हाइपोथायरॉयडिज्म में रखते हैं। इसके अलावा हम बाकी और भी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हाइपर एक्टिव थायराइड यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए क्या सिम्टम्स रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, तो स्पीड अप हो जाने की वजह से कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं, यानी कि उनकी बॉडी पे लगा हुआ फ्लैश या मांस जो है वो कमज़ोर होने लगता है, प्रोटीन की कमी होने लगती है, कैल्शियम चैनल्स बिगड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी कमजोरी आने लगती है। पेशेंट्स की आंखें कई बार कमजोरी की वजह से बाहर आती हुई नजर आने लगती हैं। तो ये सब आप अपने आप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई स्टारवेशन के सिम्टम में अगर है तो किस तरह से परेशान होगा। तो ये कंडीशन हाइपर एक्टिव यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म की है। तो पहला सिम्टम इनमें है बेनाइन ग्रोथ ऑफ थायराइड। तो इसमें कहीं अगर ट्यूमर की ग्रोथ हो जाए या फिर गांठ बनने लगे, वो भी किसी बहुत ज़्यादा बेनाइन कंडीशन को अगर हम बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बात करें तो इसके कारणों में सबसे पहले हम ग्रेव्स डिजीज को रखेंगे। ग्रेव्स डिजीज भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर देता है और बॉडी में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्रिएट होने की वजह से बहुत डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं। तो यहाँ इसके अलावा थायराइड नोड्यूल्स की वजह से या फिर थायराइडाइटिस की वजह से, इसके अलावा पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस यानी कि कुछ फीमेल्स में लेबर या प्रेगनेंसी के बाद होने वाले थायराइड की वजह से भी हाइपर मेटाबॉलिक थायराइड देखने को मिलता है, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म। और इसी के साथ साथ एक्सेसिव आयोडीन इन योर ब्लड, यानी कि आपकी खून में अगर आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोगों में देखा जाता है कि खान पान में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या आयोडाइड जो आपके खान पान में है उनकी वजह से ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है इसमें। इसके बाद हम बात करें कि अगले कारणों में क्या है, तो ओवर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। जी हाँ, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म को भी ओवर ट्रीट किया जाए या डॉक्टर कई बार उसकी डोजेज को प्रिसाइज ना रख के ओवर डोज कर दे तो उसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म क्रिएट हो सकता है। इन कंडीशंस को हम हाइपर एक्टिव यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म में रख सकते हैं। आगे हम थायराइड के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो यहाँ
हम सिम्टम्स को बहुत प्रिसाइजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट कई बार शुरुआत में ही गले में अपने परेशानी होता हुआ फील करता है, जैसे कि गले में खराश बार बार हो जाना, खांसी, नज़ला या जुकाम बार बार हो जाना। अगर ये रेकरेंट है तो आपको अपना थायराइड चेक करा लेना चाहिए कि कहीं आपको थायराइड तो नहीं हो गया। और इसके अलावा स्लो और रैपिड हार्ट रेट, ये स्लो और रैपिड हार्ट रेट का मतलब क्या होता है कि कई बार दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा धीमी फील होंगी, कई बार इसके अलावा पाल्पिटेशन यानी कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। तो पेशेंट इन सभी सिम्टम्स को बहुत अलग तरह से फील करेगा, उसने ऐसा अपने जीवन में कभी फील नहीं किया होगा, तो उसको इन सभी सिम्टम्स के साथ घबराहट भी बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो एंजाइटी और मूड स्विंग्स भी हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म का एक सिम्टम है। इसके अलावा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाना, बॉडी में थुलथुलापन बढ़ता है, ओबेसिटी के साथ साथ ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। फीमेल्स में हम बात कर ही चुके हैं कि इर्रेगुलर पीरियड्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं या बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। डिले होने के बारे में बात करें तो ये 3 से 4 महीना, 6 महीना भी कई बार नहीं आते। तो इन सभी चीज़ों की वजह से फीमेल्स की बॉडी में हार्मोन्स भी एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो ये मूड स्विंग्स का भी एक कारण होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गले में गटकने में दिक्कत होना, यानी कि डिस्पैजिया, या फिर गटकने के लिए हम स्वेलोइंग का भी इस्तेमाल करते हैं शब्द का। पेशेंट कई बार हीट या फिर कोल्ड को भी बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते। कुछ फीमेल्स को मैंने देखा है कि गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है या ठंड में सर्दी बहुत ज़्यादा चढ़ रही है। ये सिर्फ फीमेल्स में ही नहीं, मेल्स में भी होता है। तो ज़्यादातर हम इसके प्रेवलेंस की बात करें तो ये मैं फीमेल्स में आजकल देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बिगड़ती जा रही हैं। आगे हम बात करें कि थायराइड को डायग्नोस कैसे करना है, तो इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट कराने होंगे, जैसे कि T3, T4 और TSH का सीरम टेस्ट, यानी कि इन तीनों ही टेस्ट को आप करवा के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में ये तीनों में से कोई हार्मोन इर्रेगुलर तो नहीं हो गया है। इसके अलावा आप अगर स्वेलिंग देख पा रहे हैं अपनी गर्दन पे तो आपको अल्ट्रासाउंड भी करवाना पड़ सकता है। इसका एक और टेस्ट होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन का, जो आपको आइडेंटिफाई करके देगा कि ये टेस्ट बहुत स्पेसिफिकली कंफर्मेटरी है कि नहीं। इसके अलावा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ABTPO का टेस्ट भी आप करवा सकते हैं। ये थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज आपको आइडेंटिफाई करके देंगे कि कोई थायराइड ऑटो इम्यून तो नहीं है। यहाँ हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में बहुत प्रेवलेंट तौर पे देखा जा सकता है, या उन पेशेंट्स में जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बैकग्राउंड हिस्ट्री रही हो। ये उन पेशेंट्स में भी देखा जा सकता है जिनके फैमिली में हिस्ट्री रही हो थायराइड की, या उन पेशेंट्स में आनुवांशिक रूप से आगे डेवलप हो सकता है। ये उन पेशेंट्स में भी हो सकता है जिनमें स्मोकिंग की हिस्ट्री रही हो या अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा रहा हो। इसी के अलावा ये उन पेशेंट्स में भी प्रेवलेंट है जिनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अगर आपकी डाउन है तो उन केसेस में भी आप रिस्क में होते हैं कि आपके अंदर थायराइड डेवलप हो सकता है। इसी के साथ साथ यूट्राइन फाइब्रॉइड या PCOS वाले केसेस में, या उन फीमेल्स में जिनमें किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस वाला डिसऑर्डर पहले से चल रहा हो, तो थायराइड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक कनेक्शन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इंसुलिन के बीच में। फीमेल्स में ये इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे ही बनेगी तो बॉडी उसको रेगुलेट करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ा देगा या घटा देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की कंडीशन है और कहाँ से आप होके गुजर रहे हैं। तो यहाँ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके मैनेजमेंट टाइप्स के बारे में, और आगे हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है और हाइपरथायरॉयडिज्म किस तरह से आपको अफेक्ट कर रहा है। और इसी के साथ हम यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।